हेलो गाइस, वेलकम टू माय चैनल एजुकेटेड इंडिया। मेरा नाम है फिरोज सैफ़ी और आज हम पढ़ने वाले हैं मौलिक अधिकार। तो उससे पहले हम समझते हैं कि मौलिक अधिकार एक्चुअल में होते क्या हैं। ठीक है, इनका अर्थ क्या है। तो मौलिक अधिकारों का अर्थ इनको इंग्लिश में फंडामेंटल राइट्स कहते हैं। तो मौलिक अधिकार उन अधिकारों को कहा जाता है जो व्यक्ति के जीवन के लिए मौलिक होने के कारण संविधान द्वारा नागरिकों को प्रदान किए जाते हैं और जिनमें राज्य द्वारा हस्तक्षेप नहीं किया जा सकता। अगर हम सीधी सिंपल सी भाषा में कहें तो मौलिक अधिकार जो है वो किसी भी नागरिक के विकास के लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। ठीक है, चलिए अब हम मौलिक अधिकारों के प्रकारों के ऊपर चर्चा करते हैं। तो हमारा पहला मौलिक अधिकार है जिसका नाम है समानता का अधिकार, अनुच्छेद 14 से 18। दूसरा है स्वतंत्रता का अधिकार, अनुच्छेद 19 से 22। तीसरा है शोषण के विरुद्ध अधिकार, अनुच्छेद 23 से 24। चौथा धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार, अनुच्छेद 25 से 28। पांचवा सांस्कृतिक एवं शैक्षिक अधिकार, अनुच्छेद 29 से 30। और हमारा आखिरी मौलिक अधिकार संवैधानिक उपचारों का अधिकार, अनुच्छेद 32। तो अब इन सारे अधिकारों पर हम चर्चा करेंगे एक एक करके। चलिए, तो सबसे पहले बात करते हैं समानता के अधिकार की, अनुच्छेद 14 से 18। तो पहला अनुच्छेद 14, विधि के समक्ष समानता। अब विधि के समक्ष समानता से क्या मतलब है वो हम इसमें पढ़ते हैं। तो अनुच्छेद 14 के अनुसार भारत राज्य क्षेत्र में किसी व्यक्ति को विधि के समक्ष समानता से वंचित नहीं किया जाएगा। आशय है कानून की दृष्टि से सब नागरिक समान है, यानी कि आप हमारा जो अनुच्छेद 14 है उसके अकॉर्डिंग सभी लोग कानून की नज़र में एक समान है, चाहे अमीर हो, चाहे गरीब हो, चाहे ऊंची जाति के हो, चाहे वो नीची जाति के हो। ठीक है, कानून की नज़र में सब एक समान है। चलिए अब अगली बात करते हैं, सामाजिक समानता। मीन्स अनुच्छेद 15 के अनुसार राज्य किसी नागरिक के विरुद्ध धर्म, वंश, जाति, लिंग, जन्म स्थान आदि के आधार पर नागरिकों के प्रति जीवन के किसी क्षेत्र में पक्षपात नहीं किया जाएगा, यानी कि कोई भी भेदभाव नहीं किया जाएगा अकॉर्डिंग टू आर्टिकल 15। किसी भी प्रकार का हो, चाहे वो धर्म हो या जाति के संबंध में हो। चलिए अब अगले उस पर पढ़ते हैं, अवसर की समानता। अनुच्छेद 16 की व्यवस्था के अनुसार राज्य की नौकरियों के लिए सभी को समान अवसर प्राप्त होंगे, यानी कि जॉब्स के लिए सभी को इक्वल अपॉर्चुनिटीज़ दी जाएंगी। चलिए अब अगले की बात करते हैं, अनुच्छेद 17, अस्पृश्यता का अंत। अनुच्छेद 17 के अनुसार अस्पृश्यता का अंत कर दिया गया है। किसी भी दृष्टि में अस्पृश्यता का आचरण करना कानूनी दृष्टि से अपराध एवं दंडनीय होगा। अस्पृश्यता का मतलब होता है छुआछूत, जो हमारे इंडिया में खासकर ग्रामीण क्षेत्रों में हमें देखने को मिलता है कि जो दलित जाति के लोग हैं उनके साथ अनटचबिलिटी जो प्रैक्टिस है वो फॉलो की जाती है, यानी कि उनके हाथ का वो पानी भी नहीं पीते हैं जो ऊंची जाति के होते हैं। तो यहाँ पर उसकी बात की जा रही है। तो ऐसा करना गैरकानूनी है, ये मौलिक अधिकारों के विरुद्ध है। यदि कोई ऐसा व्यक्ति करता है तो वो सजा का भागीदारी है। चलिए अब हम अनुच्छेद 18 की बात करते हैं, उपाधियों का अंत। अनुच्छेद 18 के अनुसार सेना अथवा शिक्षा संबंधी उपाधियों के अलावा राज्य अन्य को उपाधियां प्रदान नहीं कर सकता। चलिए अब हम अगले मौलिक अधिकार पर चर्चा करते हैं, स्वतंत्रता का अधिकार, अनुच्छेद 19 से 22। तो पहला है हमारा अनुच्छेद 19, विचार एवं अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता। अनुच्छेद 19 के अनुसार भारत के प्रत्येक नागरिक को भाषण, लेखन एवं अन्य प्रकार से अपने विचार व्यक्त करने का अधिकार है, यानी कि वो अपने विचार प्रकट कर सकता है, उसको पूरी आज़ादी है। अगला अनुच्छेद 19 का ही पार्ट है, शांतिपूर्ण एवं निशस्त्र सभा करने की स्वतंत्रता। अनुच्छेद 19 के अनुसार प्रत्येक नागरिक को शांतिपूर्ण ढंग से बिना हथियारों के सभा या सम्मेलन आयोजित करने का अधिकार है।
अगला, समुदाय और संघ बनाने की स्वतंत्रता। भारतीय संविधान द्वारा नागरिकों को समुदाय और संघ बनाने की स्वतंत्रता प्रदान की गई है, जैसे कि भ्रमण की स्वतंत्रता। प्रत्येक नागरिक को संपूर्ण भारत में बिना किसी रोक टोक के भ्रमण करने तथा निवास की स्वतंत्रता है, यानी वो कहीं पर भी घूम सकते हैं, कहीं पर भी घर बना सकते हैं अपना। चलिए अब अगली बात करते हैं हम अनुच्छेद 20 की। अपराध के दोष सिद्ध के विषय में संरक्षण की स्वतंत्रता। अब ये क्या होता है, जरा इसको समझिए। तो संविधान के अनुच्छेद 20 के अनुसार व्यक्ति अपराध के लिए तब तक दोषी नहीं ठहराया जा सकता जब तक कि वह किसी ऐसे कानून का उल्लंघन ना करे जो अपराध के समय लागू था और वह उससे अधिक दंड का पात्र ना होगा। कहने का मतलब है कोई कानून आज बनाए, लेकिन जो कानून आज बनाए उससे पहले वो क्राइम हो चुका है, तो कानून तो उस टाइम पे बना नहीं था, ठीक है। तो आज के कानून की वजह से हम किसी ने वो जो कानून आज जो बना है वो पहले पास्ट में तोड़ रखा है, तो उसके लिए सज़ा नहीं होगी। चलिए अब आगे पढ़ते हैं। जीवन और शरीर रक्षण की स्वतंत्रता। संविधान के अनुच्छेद 21 के अनुसार किसी व्यक्ति को अपने प्राण या शारीरिक स्वतंत्रता से विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया को छोड़कर अन्य किसी से वंचित नहीं किया जा सकता। अगला है हमारा अनुच्छेद 22, बंदीकरण से संरक्षण की स्वतंत्रता। संविधान के अनुच्छेद 22 के द्वारा बंदी बनाए जाने वाले व्यक्तियों को कुछ संवैधानिक अधिकार दिए गए हैं, यानी कि जो हमारे कैदी हैं उनको भी कुछ संवैधानिक अधिकार दिए गए हैं। चलिए अब हम अगले मौलिक अधिकार पर चर्चा करते हैं। शोषण के विरुद्ध अधिकार, आर्टिकल 23 से 24। तो मनुष्य का क्रय विक्रय निषेध है, यानी कि संविधान के अनुच्छेद 23(1) के अनुसार मनुष्यों, स्त्रियों और बच्चों के क्रय विक्रय को घोर अपराध और दंडनीय माना गया है। देखिए क्या था, पहले जब इंडिया आज़ाद नहीं हुआ था, प्राचीन काल हो चाहे वो मध्यकाल हो, उस टाइम पर मानव को जैसे आज बाज़ार में सब्जियां बिकती हैं उसी तरीके से इंसानों को बेचा और ख़रीदा जाता था। खैर ऐसा करना अब गैरकानूनी है। यदि कोई अभी किसी व्यक्ति को खरीदता है या बेचता है तो वो मौलिक अधिकारों का उल्लंघन कर रहा है, उसको सज़ा हो सकती है। अगला है बेगार का निषेध। संविधान के अनुच्छेद 24 के अनुसार 14 वर्ष से कम वाले बालकों को कारखानों तथा खानों में कठोर श्रम के कार्यों के लिए नौकरियों में नहीं रखा जा सकता। देखिए क्या होता है, कुछ बच्चों को उनकी उम्र से पहले ही नौकरियों पे लगा दिया जाता है, या मजबूरी हो चाहे जो भी हो। तो कभी कभी क्या होता है, जैसे हम देखते हैं खानों खदानों में बच्चों का बहुत ज़्यादा प्रयोग होता है, इससे उनकी जान भी जा सकती है और जाती भी है, हमें पता भी नहीं चलता है। अभी भी होता है ये बहुत सी जगहों पे, लेकिन ये हमें पता नहीं चलता है, लेकिन पहले बहुत ज़्यादा होता था। खैर 14 साल से कम के जो बच्चे हैं वो किसी भी प्रकार का काम नहीं कर सकते हैं, मजदूरी नहीं कर सकते हैं। अगर कोई ऐसा करवाता है तो वो सज़ा का भागीदारी है। चलिए अगला बात, शोषण के विरुद्ध अधिकार का अपवाद। तो इस अधिकार की व्यवस्था में सार्वजनिक उद्देश्य से अनिवार्य श्रम की योजना लागू करने का राज्य को अधिकार है। वस्तुतः शोषण के विरुद्ध अधिकार का उद्देश्य एक वास्तविक सामाजिक लोकतंत्र की स्थापना करना है। चलिए अब हम अगले मौलिक अधिकार पर चर्चा करते हैं। धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार, अनुच्छेद 25 से 28। तो धार्मिक आचरण एवं प्रचार की स्वतंत्रता। तो देखिए भाई, ये जो हमारा अनुच्छेद 25 है, इसके अनुसार हम अपने कोई भी धर्म मतलब उसका आचरण कर सकते हैं, ठीक है, साथ ही साथ उसका प्रचार भी कर सकते हैं। अगला, धार्मिक कार्यों के प्रबंध की स्वतंत्रता। संविधान के अनुच्छेद 26 के द्वारा सभी धर्मों के अनुयायियों को धार्मिक और दान पात्री संस्थाओं की स्थापना और संचालन आदि की पूरी स्वतंत्रता दी गई है। देखिए यानी कि आप जो भी धर्म का पालन करते हैं उसके लिए कोई भी संस्था बना सकते हैं, उसमें दान दे सकते हैं, आपको पूरी आज़ादी है। अगला, धार्मिक कार्यों के प्रबंध की स्वतंत्रता। एक मिनट, ये टाइपिंग एरर हो गया है हमारा, खैर इसको छोड़िए। व्यक्तिगत शिक्षण संस्थाओं में धार्मिक शिक्षा देने की स्वतंत्रता। संविधान के
अनुच्छेद 28 की व्यवस्था के अनुसार किसी राजकीय यानी राज्य निधि से पूर्णतः पोषित शैक्षिक संस्थाओं में किसी धर्म की शिक्षा नहीं दी जा सकती। धार्मिक स्वतंत्रता के अधिकारों के अपवाद। अगला हमारा तो धार्मिक कट्टरता एवं धार्मिक उन्माद को रोकने के लिए राष्ट्रीय एकता के उद्देश्य से सार्वजनिक हित में सरकार द्वारा इस अधिकार पर प्रतिबंध लगाया जा सकता है। चलिए हम अगले मौलिक अधिकार की बात करते हैं। संस्कृति और शिक्षा संबंधी अधिकार। अल्पसंख्यकों के हितों का संरक्षण। अनुच्छेद 29 के अनुसार अल्पसंख्यकों को अपनी भाषा, लिपि या संस्कृति को सुरक्षित रखने का पूरा अधिकार है। अब हमारा अगला अनुच्छेद 30 अल्पसंख्यकों को अपनी शिक्षक संस्थाओं की स्थापना एवं प्रशासन का अधिकार है। जो हमारा अनुच्छेद 30 है उसके अनुसार धर्म या भाषा पर आधारित सभी अल्पसंख्यक वर्गों को अपनी रुचि के अनुसार शिक्षक संस्थाओं की स्थापना और उनके प्रशासन का अधिकार है। यह अधिकार अल्पसंख्यकों को उनकी संस्कृति तथा भाषा के संरक्षण हेतु राज्य से मिल रहे सहयोग को सुनिश्चित करता है। कहने का मतलब है जो हमारी माइनॉरिटीज़ कम्युनिटी हैं वो अपने जो भी मतलब उनकी भाषा है या जो भी उनका धर्म है उसकी वो शिक्षा में रुचि रखते हैं तो वो उसके लिए मतलब क्या कर सकते हैं, शिक्षक संस्थान बना सकते हैं। इसकी पूरी उन्हें आज़ादी दी जाती है। चलिए अब हम अगले और मोस्ट इम्पोर्टेंट मौलिक अधिकार के बारे में बात करते हैं। संवैधानिक उपचारों का अधिकार। तो भारतीय संविधान ने नागरिकों को केवल मौलिक अधिकार ही प्रदान नहीं किए वरन उनका संरक्षण भी उसकी भी व्यवस्था की गई है। देखिए ये जो अनुच्छेद है, ये जो हमारा अनुच्छेद 32 कह लो या मौलिक अधिकार कह लो, हमारा संवैधानिक उपचारों का अधिकार, ये बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। अगर ये ना हो तो हमारा कोई भी मौलिक अधिकार उसका मोलेस्टेशन हो सकता है, ठीक है, उसका शोषण हो सकता है और हम उसके अगेंस्ट कुछ कर भी नहीं पाएंगे। तो ये बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। अनुच्छेद 32 के अंतर्गत प्रत्येक नागरिक को यह अधिकार दिया गया है कि वे अपने मौलिक अधिकार की रक्षा के लिए उच्च न्यायालय तथा उच्चतम न्यायालयों की संरक्षण ले सकता है, यानी सर्वोच्च न्यायालय भी वो जा सकता है। खैर, तो संविधान उपचारों के अधिकार के महत्व के विषय में डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने क्या कहा है। देखिए ये क्वेश्चन भी आता है और ये आपको याद रखना चाहिए। यदि ये डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी की लाइन है, यदि मुझसे कोई पूछे कि संविधान का वह कौन सा अनुच्छेद है जिसके बिना संविधान शून्य प्राय हो जाएगा तो मैं अनुच्छेद 32 की ओर संकेत करूँगा। यह अनुच्छेद तो संविधान की हृदय और आत्मा है, यानी कि डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने इस मौलिक अधिकार को संविधान का हृदय और आत्मा का है। तो आप इसकी इम्पोर्टेंस इसी बात से लगा सकते हैं। चलिए आगे बात करते हैं। तो यह अनुच्छेद उच्चतम तथा सर्वोच्चतम न्यायालय को नागरिकों के मूल अधिकारों का सजग प्रहरी बना देता है। न्यायालयों द्वारा इन अधिकारों की रक्षा के लिए 5 उपचार प्रयोग किए जा सकते हैं जिन्हें हम रिट कहते हैं। तो रिट क्या होती हैं इसके बारे में हम नेक्स्ट वीडियो बनाएंगे, ठीक है। तब तक आप वीडियो को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग। धन्यवाद।